नागपुर की एक शांत और खूबसूरत कॉलोनी में एक ऐसा घर था जहां शाम होते ही बच्चों की हंसी गूंजती थी और सुबह की शुरुआत पति पत्नी की मुस्कुराहट से होती थी। उस घर का नाम था अशोक और जया का घर। बाहर से देखने वाला कोई भी इंसान यही कहता था कि अगर धरती पर सुखी परिवार की कोई तस्वीर हो सकती है तो वह शायद इसी घर जैसी होगी। अशोक एक सफल बिजनेसमैन था। उसके पास दौलत थी, सम्मान था और शहर में एक अच्छी पहचान भी थी। लेकिन इन सबसे ज्यादा कीमती उसके लिए उसका परिवार था, उसकी पत्नी जया। जया सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वह उसके घर की रौनक थी। उसकी सुबह बच्चों की आवाज से शुरू होती और रात परिवार को सुलाने के बाद खत्म होती। चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती, चाहे दिन कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो। अशोक अक्सर मजाक में उससे कहता था, जया, तुम पूरे घर को अकेले कैसे संभाल लेती हो? जया मुस्कुरा कर जवाब देती, घर काम से नहीं प्यार से चलता है अशोक। जहाँ अपने लोग हों वहाँ थकान भी अच्छी लगती है। और सचमुच जया का संसार अपने पति अशोक, 8 साल के बेटे आरव और 5 साल की छोटी बेटी अनाया के इर्द गिर्द ही घूमता था। अशोक जब सुबह ऑफिस के लिए निकलता तो जया दरवाजे तक उसे छोड़ने आती। जल्दी वापस आना, वह रोज यही कहती। अशोक मुस्कुरा कर कहता, तुम इंतजार करोगी तो देर कैसे कर सकता हूँ। फिर जया की आंखों में देखकर कहता, तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता। जया शर्मा कर नजरें झुका लेती। अशोक का सबसे करीबी दोस्त था विक्रम। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। साथ पढ़े, साथ बड़े हुए और जिंदगी के उतार चढ़ाव भी साथ देखे थे। विक्रम की पत्नी नैना भी जया से बहुत घुली मिली थी। दोनों परिवारों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता बन चुका था। त्योहार हो या जन्मदिन, खुशी हो या परेशानी, दोनों परिवार हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। उस दिन भी अशोक के घर पर हंसी खुशी का माहौल था। जया ने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया था। टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे थे। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और विक्रम हमेशा की तरह अशोक को छेड़ने में लगा था। विक्रम हंसते हुए बोला, अशोक भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपको जय भाभी जैसी पत्नी मिली है। अशोक ने जया की तरफ देखा, उसकी आंखों में प्यार था। वह मुस्कुराया और बोला, किस्मत अच्छी नहीं थी विक्रम, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तभी जया मेरी जिंदगी में आई। सब हंस पड़े। जया ने शर्माते हुए कहा, बस भी कीजिए, बच्चों के सामने क्या क्या बोलते रहते हैं। अशोक ने हंसते हुए कहा, बच्चे बड़े होकर भी यही सुनेंगे क्योंकि यह सच है। जया कुछ कहती उससे पहले छोटी अनाया दौड़ कर आई और अपनी माँ से लिपट गई। मम्मा, मुझे गोद में उठाओ। जया ने बेटी को गोद में उठा लिया। आरव भी पीछे से आकर अपने पापा से लिपट गया। उस पल अशोक ने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें दुनिया की सारी दौलत छोटी लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, भगवान, मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा यह परिवार हमेशा ऐसे ही खुश रहे। लेकिन इंसान अक्सर जिस चीज के हमेशा बने रहने की दुआ करता है, जिंदगी उसी चीज की सबसे कठिन परीक्षा लेती है। उस रात मेहमान चले गए, बच्चे सो गए। जया कमरे में कपड़े समेट रही थी। अशोक खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। जया ने पीछे से पूछा, क्या सोच रहे हो? अशोक ने पलटकर उसे देखा। कुछ नहीं। झूठ। तुम्हें कैसे पता? जया मुस्कुराई। 10 साल से तुम्हारा चेहरा पढ़ रही हूँ, अब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। अशोक उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे से बोला, जया, अगर कभी जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी आ जाए तो मेरा साथ दोगी? जया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कैसी बात कर रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जया ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। परेशानी कैसी भी हो अशोक, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अशोक की आंखों में नमी सी आ गई। उसने जया को अपने सीने से लगा लिया। यही तो मेरा सबसे बड़ा भरोसा है।
जया उसके सीने से लगी रही। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अशोक और जया की जिंदगी पहले की तरह हंसी खुशी चल रही थी। सुबह बच्चों की आवाज, दोपहर में घर की जिम्मेदारियां और शाम को अशोक के लौटने का इंतजार। जया की दुनिया बस इतनी सी थी। लेकिन एक दिन अचानक विक्रम का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। अशोक, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी है। अशोक ने बिना कुछ पूछे कहा, तू मेरे घर आ जा। कुछ देर बाद विक्रम घर पहुंचा, लेकिन आज उसके चेहरे पर वह पुरानी मुस्कान नहीं थी। आंखें लाल थी और चेहरा बुझा हुआ था। अशोक ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ विक्रम? विक्रम कुछ बोल नहीं पाया, बस कुर्सी पर बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। अशोक उसके पास बैठ गया। मुझे बता, बात क्या है? विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरा कारोबार खत्म हो गया अशोक, सब कुछ चला गया। अशोक चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, बैंक का कर्ज सिर पर है, दुकान का किराया महीनों से बाकी है, बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं भर पाया। नैना से रोज झूठ बोलता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि कल घर कैसे चलेगा। अशोक का दिल भर आया। उसने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विक्रम ने नजर झुका ली। दोस्ती अपनी जगह है अशोक, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता था। अशोक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पागल है क्या? मुसीबत में दोस्त के सामने हाथ नहीं फैलाया जाता, दोस्त का कंधा पकड़ा जाता है। विक्रम रो पड़ा। लेकिन तभी दरवाजे के पास खड़ी जया ने यह सब सुन लिया था। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अंदर चली गई। रात को बच्चे सो चुके थे। जया रसोई में बर्तन समेट रही थी। अशोक उसके पास आया। जया, जया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, विक्रम की मदद करनी है? अशोक कुछ पल चुप रहा। हाँ, जया ने धीरे से पूछा, कितनी? जितनी जरूरत है। जया ने पहली बार उसकी तरफ देखा। अशोक, मैं किसी की मदद करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि अभी हमने बच्चों के भविष्य के लिए काफी पैसा अलग रखा है। अशोक ने शांत आवाज में कहा, मुझे पता है। तो फिर? अशोक ने गहरी सांस ली। जया, मैंने विक्रम की आंखों में आज सिर्फ परेशानी नहीं देखी, मैंने एक टूटता हुआ इंसान देखा है। जया चुप रही। अशोक ने आगे कहा, अगर मेरे पास किसी का घर बचाने की ताकत है और मैं सिर्फ इसलिए पीछे हट जाऊं कि मेरा पैसा कम हो जाएगा, तो मेरी सारी दौलत किस काम की? जया के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके मन में एक डर जरूर बैठ गया था। उसने धीरे से कहा, बस इतना याद रखना अशोक, दूसरों का घर बचाते बचाते अपना घर मत खो देना। अशोक ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा घर मैं कभी नहीं खो सकता। जया मुस्कुराने की कोशिश करती रही, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर जन्म ले चुका था। अगले दिन अशोक ने विक्रम का कर्ज चुकाने के लिए बड़ी रकम दे दी। उसने उसकी दुकान का बचा हुआ किराया भी चुका दिया और नया कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दिए। विक्रम बार बार कहता रहा, अशोक, मैं यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अशोक ने सिर्फ इतना कहा, इसे एहसान मत समझ, जब तू खड़ा हो जाए किसी और जरूरतमंद का हाथ पकड़ लेना। विक्रम का काम दोबारा शुरू हो गया, लेकिन परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह अक्सर अशोक को फोन करता, कभी दुकान की समस्या, कभी बैंक का मामला, कभी घर का खर्च, कभी बच्चों की फीस, और अशोक हर बार सब छोड़कर उसकी मदद के लिए निकल जाता। शुरुआत में जया कुछ नहीं कहती, वह खुद बच्चों से कहती, पापा अंकल की मदद करने गए हैं। लेकिन धीरे धीरे अशोक का घर लौटने का समय बदलने लगा। पहले वह शाम 7 बजे घर आ जाता था, अब कभी 9 बजते, कभी 10, और कभी कभी रात बहुत देर से। एक रात जया दरवाजे के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी। घड़ी में रात के 10:30 बज चुके थे। बच्चे सो चुके थे। खाना मेज पर रखा रखा ठंडा हो गया था। जया ने मोबाइल उठाया। कई बार अशोक को फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। करीब 11 बजे दरवाजा खुला। अशोक अंदर आया। चेहरे पर थकान थी। जया ने पूछा, खाना खाओगे? अशोक ने जूते उतारते हुए कहा, नहीं जया, बहुत थक गया हूँ। वह सीधे कमरे की तरफ बढ़ गया।
जया कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसकी नजर मेज पर रखी उस थाली पर गई जिसे उसने शाम से संभाल कर रखा था। उसकी आंखें भर आई। वह धीरे से खुद से बोली, पहले मेरे इंतजार की कीमत थी, अब शायद नहीं रही। उस रात उसने खाना नहीं खाया, बस बच्चों के पास जाकर लेट गई। लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। कुछ दिन बाद जया को बाजार जाना था। वह रास्ते में थी, तभी उसकी नजर एक दुकान के बाहर खड़ी गाड़ी पर पड़ी। वह अशोक की गाड़ी थी। जया ठिठक गई। उसे हैरानी हुई। अशोक ने तो कहा था कि वह ऑफिस जा रहा है। वह अनजाने में दुकान के अंदर चली गई। अंदर अशोक था। उसके साथ नैना भी खड़ी थी। नैना के हाथ में कुछ सामान था। अशोक दुकानदार से बात कर रहा था। जया कुछ पल दूर खड़ी उन्हें देखती रही। अशोक ने नैना के लिए सामान खरीदा और उसे देते हुए कहा, भाभी इसकी चिंता मत कीजिए। जब तक विक्रम का काम पूरी तरह संभल नहीं जाता, बच्चों की जरूरत की चीजों के लिए आप मुझसे कह सकती हैं। नैना की आंखों में आंसू थे। भाई साहब, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब और बोझ मत लीजिए। अशोक ने कहा, यह बोझ नहीं है। जया ने सब सुना। उसके मन में फिर वही पुरानी बात गूंजने लगी, दूसरों का घर बचाते बचाते अपना घर मत खो देना। वह बिना आवाज किए वहां से लौट आई। उसने अशोक को नहीं बताया कि उसने उन्हें देखा है। उस दिन पहली बार जया ने अपने पति से कोई बात छिपाई थी, और शायद यहीं से उनके रिश्ते में एक ऐसी खामोशी ने जन्म लिया था जो आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने वाली थी। शाम को अशोक घर लौटा तो जया हमेशा की तरह दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में पहली जैसी गर्माहट नहीं थी। अशोक ने पूछा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? जया ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं। अशोक ने उसके चेहरे को गौर से देखा। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। जया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं अशोक, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन सच यह था कि जया शरीर से नहीं अपने मन से थकने लगी थी। जया के मन में उठी बेचैनी अब धीरे धीरे उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। लेकिन वह अशोक से कुछ कह नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि अशोक बुरा इंसान नहीं है। उसने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की थी और जया ने भी कभी उसे ऐसा करने से रोका नहीं था। मगर इस बार बात कुछ अलग थी। अशोक का ज्यादातर समय अब विक्रम के परिवार के साथ बीतने लगा था। सुबह ऑफिस जाने से पहले भी उसका फोन नैना के घर से आ जाता और शाम को ऑफिस से निकलते ही वह सीधे विक्रम के घर चला जाता। जया बच्चों के साथ दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती रहती। एक शाम आरव ने मासूमियत से पूछा, मम्मा, पापा आज भी देर से आएंगे? जया ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हाँ बेटा, पापा काम में व्यस्त हैं। आरव ने मासूमियत से पूछा, पापा को हमारे साथ खेलने का टाइम कब मिलेगा? यह सुनते ही जया के अंदर कुछ टूट सा गया। उसने बेटे को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि बच्चा उसकी आंखों की नमी न देख सके। उसी रात अशोक करीब 10:30 बजे घर लौटा। दरवाजा जया ने खोला। अशोक अंदर आया और थके हुए स्वर में बोला, जया, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। जया कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, खाना तो कब का लगा दिया था, लेकिन अब ठंडा हो गया है। अशोक ने उसकी आवाज में छिपी नाराजगी महसूस कर ली। उसने पूछा, तुम मुझसे नाराज हो? जया ने तुरंत कहा, नहीं। अशोक ने उसकी तरफ देखा, तुम्हारा यह नहीं बता रहा है कि तुम बहुत नाराज हो। जया चुप रही। अशोक उसके पास आया और बोला, मुझे पता है मैं देर से आ रहा हूँ, लेकिन विक्रम की हालात अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। जया ने पहली बार अपने दिल का दर्द शब्दों में रखा। अशोक, मैं विक्रम की मदद करने से तुम्हें नहीं रोक रही, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा इंतजार करते हैं? अशोक ने धीमे स्वर में कहा, मुझे सब याद है। जया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं अशोक, शायद तुम्हें याद नहीं है। अगर याद होगा तो आरव रोज दरवाजे की तरफ देखकर यह नहीं पूछता कि पापा कब आएंगे। अशोक कुछ बोल नहीं पाया। जया ने अपनी आवाज संभालते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी किसी की मदद
करने से नहीं रोका, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी दुनिया में हर किसी के लिए वक्त है, बस मेरे और बच्चों के लिए नहीं। अशोक ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जया ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। यह छोटी सी हरकत अशोक के दिल को चुभ गई। उसने कहा, जया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें गलत समझना नहीं चाहती अशोक, लेकिन तुम मुझे समझने की कोशिश भी तो करो। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदों की आवाज उस खामोशी को और गहरा कर रही थी। अशोक ने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि घर को ज्यादा वक्त दूं। जया ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसे अशोक से वादा नहीं, उसका साथ चाहिए था। अगले दिन सुबह अशोक ने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने का फैसला किया। आरव बहुत खुश था। वह रास्ते भर अपने पापा से बातें करता रहा और अनाया ने पीछे की सीट पर बैठकर कहा, पापा, आप मुझे लेने भी आना। अशोक ने हंसकर कहा, बिल्कुल मेरी गुड़िया। जया दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की मुस्कान आई। उसे लगा शायद सब फिर से ठीक हो रहा है। लेकिन उसी दोपहर अशोक के पास नैना का फोन आया। नैना की आवाज घबराई हुई थी। भाई साहब, दुकान में बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। अगर आज पैसे जमा नहीं हुए तो दुकान बंद हो जाएगी। अशोक कुछ पल चुप रहा। उसने घड़ी देखी। उसे जया से किया हुआ वादा याद आया। फिर उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आता हूँ। शाम को जया बच्चों के साथ उसका इंतजार करती रही। आरव बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहा। अनाया ने पूछा, मम्मा, पापा नहीं आए? जया ने कहा, आ जाएंगे बेटा। लेकिन रात हो गई और अशोक नहीं आया। जब आखिरकार वह घर लौटा तो जया ने दरवाजा खोला। इस बार उसने कोई सवाल नहीं किया। अशोक ने खुद कहा, जया, मुझे पता है मैंने फिर अपना वादा तोड़ा। जया ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, वादा टूटने की आवाज बहुत धीमी होती है अशोक, लेकिन उसका दर्द बहुत गहरा होता है। यह कहकर वह कमरे में चली गई। अशोक वहीं खड़ा रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह दूसरों की जिंदगी संभालते संभालते अपनी पत्नी के दिल को धीरे धीरे अकेला कर रहा है। लेकिन कहानी में असली तूफान अभी बाकी था। अगले दिन पड़ोस की एक महिला जया से मिलने आई। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने अचानक कहा, जया बहन, एक बात पूछूं? बुरा मत मानना। जया ने कहा, पूछिए। महिला ने धीमे स्वर से कहा, अशोक जी, इन दिनों नैना के घर बहुत आते जाते हैं ना? जया का चेहरा अचानक उतर गया। उसने पूछा, हाँ, विक्रम की मदद के लिए जाते हैं। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मदद तो है ही, लेकिन लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जया के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत कहा, लोगों का काम बातें करना है। महिला चली गई, लेकिन उसके शब्द जया के दिल में कांटे की तरह चुभ गए। उस रात जया देर तक जागती रही। उसके सामने अशोक का चेहरा था, लेकिन उसके मन में बार बार नैना की तस्वीर आ रही थी। उसने खुद को समझा, नहीं, अशोक ऐसा नहीं कर सकता। फिर मन ने सवाल किया, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वह हर वक्त उसके घर क्यों जाता है? जया ने तकिए में चेहरा छिपा लिया और चुपचाप रोने लगी। वह अशोक पर शक नहीं करना चाहती थी, मगर कभी कभी डर इंसान को उसकी अपनी सोच का दुश्मन बना देता है। उसी रात अशोक ने नींद में करवट बदली और जया की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जया उससे थोड़ा दूर होकर लेटी रही। अशोक की आंखें खुली। उसने जया की पीठ की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि दोनों के बीच सिर्फ बिस्तर की दूरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खामोशी आ गई थी जिसे मिटाना अब आसान नहीं होने वाला था। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में दाखिल हुई, लेकिन जया के लिए उस सुबह में पहले जैसी रोशनी नहीं थी। वह चुपचाप रसोई में बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। हाथ काम कर रहे थे, मगर मन कहीं और था। रात भर वह एक ही बात सोचती रही, क्या सच में अशोक की जिंदगी में उसके अलावा किसी और की जगह बनने लगी है?
वह खुद को बार बार समझाती, नहीं अशोक ऐसा नहीं कर सकता, 10 साल का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं बदल सकता। लेकिन फिर पड़ोसन की कई बातें उसके कानों में गूंजने लगती। तभी पीछे से अशोक की आवाज आई, जया, आज नाश्ता जल्दी मिल सकता है, मुझे विक्रम के घर जाना है। चम्मच उसके हाथ से लगभग छूट गया। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, फिर? अशोक ने कहा, विक्रम की दुकान के कुछ कागजों का मामला है, आज उसे मेरी जरूरत है। जया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हें तो हर दिन किसी न किसी को तुम्हारी जरूरत होती है। अशोक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें क्या हो गया है जया? जया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में रात भर का जमा हुआ दर्द था। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस अब इंतजार करने की आदत डाल रही हूँ। अशोक के चेहरे पर चिंता आ गई। वह उसके पास आया और बोला, मेरी तरफ देखो। जया ने नजरें नहीं उठाई। अशोक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। जया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, दुख इस बात का नहीं है कि तुम किसी की मदद करते हो अशोक, दुख इस बात का है कि मदद करते करते तुम मेरे पास लौटना भूल गए हो। अशोक ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जया ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम जाओ, जिन्हें तुम्हारी जरूरत है उनके पास जाओ। अशोक कुछ पल उसे देखता रहा और फिर चुपचाप घर से निकल गया। दरवाजा बंद होते ही जया की आंखों से आंसू बह निकले। वह दरवाजे से टिक कर बैठ गई। उसने खुद से कहा, हे भगवान, मैंने कभी अपने पति से किसी चीज की मांग नहीं की, मुझे बस उनका थोड़ा सा वक्त चाहिए था। उधर अशोक विक्रम के घर पहुंचा तो नैना बाहर ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, भाई साहब, आप इतनी सुबह क्यों आए? आपने तो रात को ही सब संभाल लिया था। अशोक ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और बच्चों को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। नैना की आंखें भर आई। उसने कहा, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे? अशोक ने गंभीर होकर कहा, लोगों का काम कहना है, हमारा काम सही काम करना है। नैना ने सिर झुका लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके और अशोक के बीच की यह बातचीत किसी की जिंदगी में एक नया तूफान खड़ा करने वाली है। उसी समय बाहर से जया वहां पहुंच गई। वह अशोक को कुछ जरूरी कागज देने आई थी, जो वह घर पर भूल गया था। जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, उसकी नजर अशोक और नैना पर पड़ी। नैना की आंखों में आंसू थे और अशोक उसके सामने खड़ा था। जया कुछ पल वहीं जम गई। अशोक ने उसे देखा तो चौंक गया। जया, तुम यहाँ? जया ने हाथ में पकड़े कागज उसकी तरफ बढ़ाए और बोली, ये कागज घर पर रह गए थे। अशोक ने कागज लिए और कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। लेकिन जया की नजर नैना पर थी। नैना ने तुरंत कहा, भाभी, आप गलत मत समझिए, मैं बस। जया ने बातचीत में रोक दी, मैंने कुछ कहा ही नहीं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के अंदर बहुत गहरा तूफान था। वह मुड़कर वहां से चली गई। अशोक उसके पीछे भागा। जया रुको। जया नहीं रुकी। आखिर अशोक ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? जया ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं करना चाहती हूँ। तो फिर? लेकिन हर दिन खुद को समझाते समझाते थक गई हूँ। अशोक ने कहा, तुम्हारे मन में जो है खुलकर बोलो। जय ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम्हें नैना के लिए मेरे मुकाबले ज्यादा चिंता होने लगी है? अशोक जैसे पत्थर का हो गया। उसने दर्द से कहा, जया, तुम मेरे और नैना के रिश्ते पर शक कर रही हो? जया रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे चरित्र पर शक नहीं करना चाहती, मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहती हूँ। अशोक ने कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या कह दिया? जया ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, और यही बात कहने में मुझे सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। दोनों कुछ देर सड़क किनारे खड़े रहे। उनके बीच हजारों शब्द थे, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा था। आखिर अशोक ने धीमे स्वर में कहा, जया, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। जया ने कहा, तो फिर मुझे वह अशोक वापस दे दो, जो रात को मेरे साथ बैठकर बातें करता था, जो बच्चों की छोटी सी खुशी के लिए भी अपना काम छोड़ देता था, जो मेरे चेहरे की उदासी बिना पूछे समझ जाता था। अशोक की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि जया को पैसे नहीं चाहिए थे, उसे आश्वासन नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ अपना पति चाहिए था। उसने जया को अपने पास खींचना चाहा, लेकिन जया पीछे हट गई। अभी नहीं अशोक, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है,
यह कहकर जया घर पर चली गई। उस दिन पहली बार अशोक बाहर खड़ा अपनी ही जिंदगी के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे उसने किसी का घर बचाने की कोशिश में अनजाने में अपने घर की दीवारों में दरार डाल दी है। शाम को जब वह घर लौटा तो जया बच्चों के साथ बैठी थी। आरव अपने पापा को देखकर दौड़ कर आया और उनसे लिपट गया। पापा, आज आप मेरे साथ खेलोगे? अशोक ने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ बेटा, आज पापा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जया ने यह सुना तो उसकी आंख भी भर आई। उसने अपने पति से प्यार आज भी उतना ही था जितना 10 साल पहले था। बस उस प्यार के ऊपर अब शक की एक पतली सी परत चढ़ चुकी थी। रात को बच्चे सो गए। अशोक जया के पास बैठा रहा। काफी देर बाद उसने कहा, जया, अगर मैंने तुम्हें अकेला महसूस कराया है तो मुझे माफ कर दो। जया ने उसकी तरफ देखा। माफी से ज्यादा मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अशोक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कोशिश करूंगा। जया ने धीमे से कहा, नहीं अशोक, इस बार सिर्फ कोशिश मत करना। मुझे साबित करके दिखाना कि तुम्हारे लिए हमारा घर भी उतना ही जरूरी है। अशोक ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके दिलों के बीच अभी भी दूरी थी। और शायद सबसे दर्दनाक बात यही थी कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। फिर भी एक गलतफहमी धीरे धीरे उनके रिश्ते को अंदर से खोखला कर रही थी। अशोक ने जया से वादा तो कर लिया था कि अब वह अपने परिवार को ज्यादा समय देगा, लेकिन जिंदगी शायद अभी उनकी परीक्षा खत्म करने के मूड में नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक उसने सचमुच कोशिश की। वह समय पर घर आने लगा, बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने लगा और रात को जया के साथ छत पर बैठकर बातें भी करता। जया के दिल में फिर से उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगने लगी। उसे लगने लगा कि शायद अब सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ ऐसा ही लिख रखा था। एक शाम जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी अशोक का फोन बजा। फोन नैना का था। अशोक ने जैसे ही कॉल उठाई, उधर से रोने की आवाज आने लगी। भाई साहब, जल्दी आइए, विक्रम की तबीयत बहुत खराब है। अशोक बिना एक पल गंवाए उठ खड़ा हुआ। जया ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अशोक ने जल्दी से कहा, विक्रम की हालत बहुत खराब है, मुझे अभी जाना होगा। इतना कहकर वह घर से निकल गया। जया भी बेचैन हो उठी। रात के करीब 10 बजे अशोक का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। जया, हम अस्पताल में हैं। जया का दिल जोर से धड़कने लगा। विक्रम कैसे हैं? कुछ पल की खामोशी के बाद अशोक की टूटी हुई आवाज सुनाई दी। डॉक्टर कह रहे हैं कि हालात बहुत गंभीर है। जया तुरंत बच्चों को पड़ोस में छोड़कर अस्पताल पहुंची। वहां जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें भर आई। नैना अस्पताल के फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपटे हुए थे। अशोक एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी। पहली बार जया ने अपने पति को इतना टूटा हुआ देखा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर सबका दिल बैठ गया। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हमें बहुत अफसोस है, हम उन्हें बचा नहीं सके। यह सुनते ही नैना की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। नहीं, विक्रम! वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बच्चे जोर जोर से रोने लगे। अशोक जैसे पत्थर बन गया था। उसका बचपन का दोस्त, उसका भाई, उसका सबसे करीबी इंसान अब इस दुनिया में नहीं था। जया ने पहली बार देखा कि अशोक की आंखों से आंसू बिना रुके बह रहे थे। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अशोक ने कांपती आवाज में कहा, मैं उसे बचा नहीं पाया, जया, मैं उसे बचा नहीं पाया। जया ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसके पास कोई भी शब्द नहीं थे। अगले दिन विक्रम का अंतिम संस्कार हुआ। पूरा माहौल गम में डूबा हुआ था। अगली सुबह जया की आंख खुली तो रात भर रोने की वजह से पलकों पर भारीपन था। बगल में अशोक नहीं था। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। तकिए के पास एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, जया, मुझे कुछ जरूरी काम है, बच्चों का ध्यान रखना, शाम तक लौट जाऊंगा। जया ने वह कागज हाथ में लिया और देर तक उसे देखती रही। कुछ दिन पहले यही 2 लाइनें उसे अपने पति के प्यार का एहसास कराती,
लेकिन आज उन्हीं शब्दों में उसे दूरी महसूस हो रही थी। उसने कागज मोड़कर अपने सीने से लगा लिया और धीमे से बोली, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती अशोक, लेकिन मैं तुम्हें अपने से दूर जाता हुआ भी नहीं देख सकती। दोपहर तक अशोक घर नहीं आया। जया बच्चों के साथ बैठी थी, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से तस्वीर आई। तस्वीर देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसमें अशोक और नैना एक दुकान के बाहर खड़े थे। नैना के हाथ में कुछ कागज थे और अशोक उसके बहुत करीब खड़ा था। तस्वीर साधारण थी, लेकिन जया के लिए वह किसी तूफान से कम नहीं थी। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। उसने तस्वीर को बार बार देखा और खुद से कहा, नहीं, यह पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। तभी दूसरा संदेश आया, आंखें खोल लो जया, वरना बहुत देर हो जाएगी। जया का दिल बैठ गया। उसने तुरंत अशोक को फोन किया। फोन नहीं उठा। उसने फिर फोन किया। इस बार भी कोई जवाब नहीं। इसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसने तस्वीर किसी को नहीं दिखाई। वह सिर्फ इंतजार करती रही कि अशोक आए और खुद सब समझाए। शाम हो गई, फिर रात हो गई। करीब 9:30 बजे अशोक घर लौटा। जया दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि ऐसा दर्द था जिसे देखकर अशोक भी ठिठक गया। उसने पूछा, क्या हुआ? जया ने बिना कुछ कहे अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। अशोक ने तस्वीर देखी और उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कहा, जया, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। जया की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर कैसा है? अशोक ने कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। जया ने कांपती आवाज में पूछा, अभी क्यों नहीं? अशोक कुछ पल चुप रहा। क्योंकि मैं पहले एक काम पूरा करना चाहता हूँ। जया ने कहा, कौन सा काम? अशोक ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। जया का धैर्य टूट गया। तुम्हारी खामोशी मुझे और डरा रही है अशोक। अशोक ने उसके पास आकर कहा, मुझ पर भरोसा करो। जया पीछे हट गई। भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे सच नहीं बता रहे। अशोक ने कहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। जया रोते हुए बोली, तो फिर मुझसे क्या छिपा रहे हो? अशोक ने गहरी सांस ली और कहा, बस कुछ समय और। जया के चेहरे पर अविश्वास उतर आया। समय? हमारे रिश्ते में अब सच जानने के लिए भी मुझे समय का इंतजार करना पड़ेगा? अशोक के पास कोई जवाब नहीं था। जया कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अशोक बाहर खड़ा रहा। वह चाहता तो दरवाजा खोलकर सब बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो बात वह जया से छिपा रहा था वह दरअसल किसी गलत रिश्ते की नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी की थी। उधर जया पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि अब वह खुद सच्चाई जानेगी। अगले दिन वह चुपचाप नैना के घर पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से नैना की आवाज आ रही थी, भाई साहब, मैं यह कैसे कर सकती हूँ? जया भाभी को अगर पता चला तो वह क्या सोचेंगी? जया के कदम वहीं रुक गए। अंदर अशोक की आवाज आई, नैना, जया को अभी कुछ मत बताना। सही वक्त आने पर मैं खुद सब समझाऊंगा। जया का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से दरवाजे की दरार से अंदर देखा। मेज पर कुछ कागज रखे थे। उन कागजों के ऊपर विक्रम की तस्वीर थी। नैना रो रही थी और अशोक उसे समझा रहा था। तभी नैना ने कहा, लेकिन अगर यह बात बाहर आ गई तो लोग आपको भी गलत समझेंगे। अशोक ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ विक्रम के बच्चों का भविष्य बचाना है। जया सुन रही थी, लेकिन वह अभी भी पूरी बात नहीं समझ पाई थी। तभी उसके पैर के नीचे रखा एक छोटा सा सामान खिसक कर आवाज कर गया। अंदर बैठे दोनों लोग चौंक गए। अशोक दरवाजे की तरफ आया। दरवाजा खुला और सामने जया खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे। उसने अशोक की तरफ देख कर कहा, अब मुझे और इंतजार मत करवाओ, मुझे सच जानना है। अशोक ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर उसने मेज पर रखी फाइल उठाई और जया की तरफ बढ़ा दी। ठीक है जया, आज तुम्हें सब पता चल जाएगा। जया ने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फैल गई। उसने अशोक की तरफ देखा, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। अशोक की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा,
जया, मैंने तुमसे जो छिपाया वह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं था। मैं तुम्हारे सामने जो सच रखने जा रहा हूँ उसके बाद शायद तुम खुद से यह सवाल करोगी कि तुमने मुझ पर इतना शक क्यों किया। जया के हाथ कांप रहे थे। फाइल उसके हाथ से लगभग छूट गई। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई और उस फाइल के अंदर छिपा सच उनके रिश्ते की पुरानी कहानी बदलने वाला था। जया के हाथों में पकड़ी फाइल कांप रही थी। उसकी नजर पहले पन्ने पर अटक गई थी। वहां विक्रम के नाम से जुड़े कुछ दस्तावेज थे और नीचे एक ऐसी बात लिखी थी जिसे देखकर जया कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, अशोक, यह क्या है? अशोक ने धीमे स्वर में कहा, विक्रम ने मरने से कुछ दिन पहले मुझसे एक बात कही थी। उसने बताया था कि उसके ऊपर सिर्फ बैंक का कर्ज नहीं था, उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ पैसा एक सुरक्षित योजना में लगाया था, लेकिन उस पैसे को निकालने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी थी। उसकी वजह उसकी अचानक मौत के बाद वह पैसा अटक गया। जया चुपचाप सुनती रही। अशोक ने आगे कहा, मैं पिछले कई दिनों से उसी पैसे को बच्चों के नाम करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस काम में एक बड़ी अड़चन आ गई थी। अगर समय पर कागज पूरे नहीं होते तो विक्रम के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाता। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भाभी, भाई साहब ने हमारे लिए जो किया है उसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। उन्होंने अपनी तरफ से कोई रिश्ता नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ विक्रम की आखिरी जिम्मेदारी निभाई है। जया की आंखें नीचे झुक गई। उसके भीतर जैसे कुछ टूट रहा था। उसने धीरे से पूछा, तो वह तस्वीर? अशोक ने कहा, जिस दिन वह तस्वीर ली गई हम वकील के ऑफिस से लौट रहे थे। नैना के पास कुछ जरूरी दस्तावेज थे और मैं उन्हें बैंक में जमा करवाने जा रहा था। जया ने अपने आंखें बंद कर ली। उसे अपने सारे शक याद आने लगे। अशोक की देर रात तक की दौड़ भाग, नैना के फोन, लोगों की बातें और उसकी अपनी बेचैनी। अचानक उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी पर उसने शक किया था वह उसी समय किसी दूसरे परिवार का भविष्य बचाने में लगा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अशोक की तरफ देखा और टूटती आवाज में कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अशोक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं तुम्हें बताऊं तो सिर्फ आधी बात नहीं, पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने हो। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मेरी खामोशी तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर देगी। जया ने सिर झुका लिया। गलती मेरी भी थी अशोक, मैंने तुम्हारी खामोशी को धोखा समझ लिया। अशोक की आंखें भी भर आई। उसने कहा, तुम्हारा शक मुझे बहुत चोट पहुंचा रहा था, लेकिन तुम्हारा डर मैं समझता हूँ। तुम्हें मुझसे दूर होने का डर था। जया रोते हुए उसके पास आई और बोली, मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। अशोक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कई दिनों से दोनों के बीच जो दूरी थी वह आंसुओं में बहने लगी। नैना एक तरफ खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने धीरे से कहा, भाभी, अगर मेरी वजह से आपके रिश्ते में कभी दरार आई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। जया तुरंत नैना के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। नैना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरे डर की थी। नैना रो पड़ी। जया ने उसे गले लगा लिया। लेकिन तभी अशोक का फोन बजा। उसने फोन उठाया तो सामने वकील था। उसकी आवाज सुनते ही अशोक का चेहरा गंभीर हो गया। क्या? लेकिन यह कैसे हो सकता है? जया ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अशोक ने फोन काटा और कुछ पल चुप खड़ा रहा। फिर उसने कहा, विक्रम के नाम पर जो रकम थी उस पर किसी और ने दावा कर दिया है। नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन? अशोक ने जवाब दिया, हमें अभी पता नहीं, लेकिन दावा करने वाला कह रहा है कि उसके पास विक्रम के हस्ताक्षर वाला एक पुराना दस्तावेज है। जया ने हैरानी से पूछा, लेकिन विक्रम ने ऐसा कोई दस्तावेज बनाया था? अशोक ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। कुछ देर पहले जो दर्द आंसुओं में बदल कर हल्का हुआ था, अब उसकी जगह एक नया डर पैदा हो चुका था। अशोक ने फाइल बंद की और कहा, अब मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। अगर वह दस्तावेज असली निकला तो विक्रम के बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो जाएगा। नैना ने घबरा कर कहा,
भाई साहब, मेरे बच्चों को उनके पापा की आखिरी निशानी भी मत छीनने देना। अशोक ने दृढ़ आवाज में कहा। मैं वादा करता हूँ, जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं तुम्हारे बच्चों का हक उन्हें दिलाकर रहूंगा। जया ने अशोक की तरफ देखा। इस बार उसके मन में कोई शक नहीं था, सिर्फ अपने पति के लिए सम्मान था। उसने आगे बढ़कर अशोक का हाथ पकड़ लिया और कहा, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हम मिलकर सामना करेंगे। अशोक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विक्रम के नाम पर सामने आया वह दस्तावेज किसी साधारण इंसान की चाल नहीं थी। उसके पीछे ऐसा चेहरा छिपा था जिसे देखकर अशोक और जया दोनों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। अशोक ने पूरी रात उस दस्तावेज के बारे में सोचा। उसके सामने बार बार विक्रम का चेहरा घूम रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा कौन इंसान है जो एक विधवा और उसके बच्चों के हक पर दावा कर सकता है। सुबह होते ही अशोक ने वकील को फोन किया और सारे कागज लेकर ऑफिस बुलाया। जया भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। अब वह पहले वाली जया नहीं थी जो हर बात पर शक करती थी। इस बार वह अपने पति के साथ मजबूती से खड़ी थी। वकील ने दस्तावेज मेज पर रखते हुए कहा, अशोक जी, यह कागज देखने में बिल्कुल असली लगता है। इसमें विक्रम के हस्ताक्षर हैं और तारीख भी उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले की हैं। अशोक ने दस्तावेज हाथ में लिया। उसकी नजर हस्ताक्षर पर गई। यह हस्ताक्षर विक्रम के हैं, लेकिन उसने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। जया ने पूछा, क्या इसमें लिखा है कि पैसे किसे मिलने चाहिए? वकील ने गंभीर आवाज में कहा, यही सबसे बड़ी समस्या है। इसमें लिखा है कि अगर विक्रम के साथ कुछ हो जाता है तो रकम एक तीसरे व्यक्ति को दी जाएगी। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीसरा व्यक्ति कौन है? वकील ने कागज का अगला पन्ना सामने रखा। नाम पढ़ते ही अशोक का चेहरा बदल गया। वहां लिखा था, राघव मल्होत्रा। अशोक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। राघव? जया ने पूछा, आप उसे जानते हैं? अशोक ने गहरी सांस ली। हाँ, वह वही आदमी है जिसने कुछ साल पहले विक्रम के साथ कारोबार करने की कोशिश की थी, लेकिन विक्रम ने उसका साथ छोड़ दिया था। नैना घबरा कर बोली, लेकिन विक्रम ने कभी उसके बारे में घर पर बात नहीं की। अशोक ने कहा, क्योंकि शायद वह बात छिपाना चाहता था। उसी समय वकील ने बताया कि राघव ने अदालत में दावा किया है कि विक्रम ने अपने ऊपर मौजूद कुछ पुराने कर्ज के बदले वह रकम उसके नाम कर दी थी। अशोक के चेहरे पर गुस्सा आ गया। यह झूठ है। विक्रम मुझे कभी ऐसा नहीं करने देता। वकील ने शांत स्वर में कहा, अदालत में भावनाओं से नहीं, सबूतों से बात होगी। अशोक ने दस्तावेज को गौर से देखा। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी तारीख पर पड़ी। उसने कहा, एक मिनट, यह दस्तावेज जिस तारीख का है उस दिन विक्रम अस्पताल में भर्ती था। वकील ने चौंक कर पूछा, आपको पूरा यकीन है? अशोक ने कहा, हाँ, उस दिन मैं उसके साथ अस्पताल में था। वह इतनी हालत में नहीं था कि कोई कानूनी दस्तावेज तैयार कर सके। जया ने तुरंत कहा, तो फिर किसी ने उसके हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया है। वकील ने दस्तावेज को ध्यान से देखा और कहा, अगर यह साबित हो गया कि दस्तावेज नकली है तो मामला पूरी तरह बदल जाएगा। अशोक ने उसी वक्त अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड निकलवाने का फैसला किया। वह अस्पताल पहुंचा और विक्रम के भर्ती होने की तारीख और समय का रिकॉर्ड निकलवाया। रिकॉर्ड में साफ लिखा था कि जिस समय दस्तावेज पर हस्ताक्षर दिए गए हैं उस समय विक्रम आईसीयू में था। अशोक की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अब हमारे पास सबूत है। लेकिन तभी अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड विभाग से एक कर्मचारी ने कहा, सर, एक बात बताऊं? उस दिन विक्रम से मिलने एक आदमी आया था। अशोक ने तुरंत पूछा, कौन आदमी? कर्मचारी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन वह बहुत घबराया हुआ था। करीब आधे घंटे तक अंदर रहा था। अशोक का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या आप उसका चेहरा पहचान पाएंगे? कर्मचारी ने कहा, शायद। अशोक ने राघव की तस्वीर दिखाई। कर्मचारी ने तस्वीर देखते ही कहा, हाँ, यही आदमी था। अशोक की मुट्ठियां भींच गई। अब उसे यकीन हो गया था कि विक्रम की मौत के बाद उसके परिवार के हक पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था।
राघव को कैसे पता था कि विक्रम ने पैसे कहाँ रखे हैं, और उसने विक्रम के हस्ताक्षर वाला दस्तावेज कैसे तैयार किया। उसी शाम अशोक, जया और नैना घर लौटे। नैना बच्चों को देखकर रो पड़ी। उसने कहा, मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत डर लग रहा है। जया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम अकेली नहीं हो, अशोक ने भी कहा। जब तक सच सामने नहीं आता, कोई तुम्हारे बच्चों का हक नहीं छीन सकता। तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। अशोक ने खिड़की से देखा। सड़क के किनारे एक काली कार खड़ी थी। कुछ सेकंड बाद कार वहां से चली गई। अशोक का चेहरा गंभीर हो गया। उसे महसूस हुआ कि शायद कोई उन पर नजर रख रहा है। रात को सबके सो जाने के बाद अशोक ने विक्रम की पुरानी चीजें देखनी शुरू की। उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो अशोक को वह बात जरूर बताना जो मैंने किसी को नहीं बताई। अशोक का दिल बैठ गया। उसने पन्ना पलटा, लेकिन उसके बाद के पन्ने फटे हुए थे। वह देर तक उस खाली जगह को देखता रहा। तभी जया कमरे में आई। उसने पूछा, क्या मिला? अशोक ने डायरी उसकी तरफ बढ़ाई। जया ने वह लाइन पढ़ी और उसके चेहरे पर चिंता उतर आई। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। अशोक ने धीमे स्वर में कहा, विक्रम मुझसे कुछ छिपा रहा था, और शायद उसकी मौत से पहले उसे अंदाजा हो गया था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। जया ने अशोक का हाथ पकड़ लिया। तो फिर हमें वह सच ढूंढना होगा। अशोक ने सिर हिलाया। लेकिन उसी पल उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, विक्रम की मौत को हादसा समझकर भूल जाओ, वरना अगली बारी तुम्हारी हो सकती है। अशोक के हाथ से फोन लगभग गिर गया। जया ने संदेश पढ़ा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब यह सिर्फ विक्रम के परिवार का हक बचाने की लड़ाई नहीं थी। कोई ऐसा रहस्य था जिसके पीछे जाने का मतलब शायद अपनी जिंदगी को खतरे में डालना था। अशोक के फोन पर आया वह संदेश पढ़कर जया का चेहरा सफेद पड़ गया था। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जया ने अशोक का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, अब पीछे मत हटना अशोक, लेकिन अकेले भी मत लड़ना। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। अशोक ने उसकी आंखों में देखा। जिन आंखों में कुछ दिन पहले शक था, आज उन्हीं आंखों में उसके लिए पूरा भरोसा था। उसने जया का हाथ थामकर कहा, अब चाहे जो हो जाए, हम सच को सामने लाकर रहेंगे। अगले दिन अशोक ने वकील को सारी जानकारी दी। अस्पताल के रिकॉर्ड, विक्रम की डायरी, राघव का अस्पताल आना और वह संदिग्ध दस्तावेज, एक एक सबूत सामने रखा गया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि राघव ने विक्रम के पुराने कारोबार के समय उसके कुछ जरूरी कागजों की नकल कर रखी थी। विक्रम को जब इस बात का पता चला तो उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। बाद में विक्रम ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो रकम सुरक्षित की थी, उसकी जानकारी राघव को किसी पुराने कागज से मिल गई थी। राघव ने लालच में विक्रम के हस्ताक्षर की नकल करके झूठा दस्तावेज तैयार किया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अस्पताल के रिकॉर्ड और विक्रम की डायरी उसके झूठ को बेनकाब कर देंगे। कुछ दिनों की जांच के बाद सच्चाई सामने आ गई। राघव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और विक्रम के बच्चों का हक उन्हें वापस मिल गया। जब वकील ने यह खबर नैना को सुनाई तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने बच्चों को सीने से लगाकर कहा, तुम्हारे पापा आज नहीं हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करके रखा था। अशोक थोड़ी दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसे लगा जैसे उसने अपने दोस्त से किया आखिरी वादा पूरा कर दिया हो। तभी नैना उसके पास आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, आपने मेरे बच्चों के लिए जो किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अशोक ने तुरंत उसके हाथ नीचे कर दिए। नैना, मुझे धन्यवाद मत दो, मैंने सिर्फ अपने दोस्त का फर्ज निभाया है। नैना ने जया की तरफ देखा और उसकी आंखें भर आई। और भाभी, आपने मुझे कभी पराया महसूस नहीं होने दिया। जया आगे बढ़ी और नैना को गले लगा लिया। तुम्हें सहारा देना हमारा फर्ज था, लेकिन अब तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अशोक ने नैना के लिए शुरू किया गया छोटा कारोबार पूरी तरह उसके नाम कर दिया। नैना ने मेहनत की और कुछ ही वर्षों में उसका काम इतना बढ़ गया कि उसने खुद
कई महिलाओं को रोजगार देना शुरू कर दिया। विक्रम के बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ते गए। हर साल उनके जन्मदिन पर अशोक और जया उनके साथ होते। लेकिन अब किसी रिश्ते में कोई भ्रम नहीं था। सबकी सीमाएं साफ थी और दिलों में सम्मान था। उधर अशोक और जया के रिश्ते में भी एक नया बदलाव आया। पहले जहां जया अशोक के देर से आने पर बेचैन हो जाती थी, अब वह आंखों में देखकर उसके मन की बात समझ लेती थी। अशोक भी समझ चुका था कि किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन साथी के दिल को अकेला छोड़ देना कभी सही नहीं होता। एक शाम कई साल बाद अशोक और जया उसी मंदिर में बैठे थे जहां जया कभी अपने टूटते रिश्ते के लिए रो रो कर प्रार्थना करने आई थी। मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। जया ने अशोक का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, याद है अशोक, एक समय मुझे डर लगता था कि मैं तुम्हें खो दूंगी। अशोक ने उसकी तरफ देखकर कहा, और मुझे डर था कि तुम्हारा भरोसा हमेशा के लिए खो दूंगा। जया की आंखें नम हो गई। उसने कहा, हम दोनों डर गए थे, लेकिन हमारा प्यार हार नहीं गया। अशोक मुस्कुराया, क्योंकि हमारा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं था जया, उसमें भरोसा भी था, गलती के बाद माफी भी थी और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहने की ताकत भी। जया ने धीरे से कहा, आज समझ आया कि प्यार सिर्फ यह नहीं कि इंसान अपने साथी को कितना चाहता है, प्यार यह भी है कि वह उसके डर को कितना समझता है। अशोक ने उसका हाथ अपने माथे से लगा लिया। तुम मेरी पत्नी ही नहीं जया, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तभी उनके पीछे से आरव और अनाया की आवाज आई। दोनों अब बड़े हो चुके थे। वे हंसते हुए अपने माता पिता के पास आए। जया ने दोनों बच्चों को अपने पास बैठा लिया। कुछ दूरी पर नैना और उसके बच्चे भी मंदिर में आ गए थे। सभी एक साथ भगवान के सामने खड़े हो गए। नैना ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की। उसके चेहरे पर अब वह बेबसी नहीं थी जो विक्रम की मौत के बाद थी। अब उसमें आत्मविश्वास था। उसने मन ही मन अपने पति को याद किया और कहा, तुम जहां भी हो, देख रहे हो ना, हमारे बच्चे ठीक हैं। अशोक ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। जया ने अशोक का हाथ थाम लिया। दोनों ने भगवान के सामने माथा टेक दिया। उस पल उनके बीच कोई शिकायत नहीं थी, कोई शक नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरा विश्वास था। अशोक ने धीरे से कहा, जया, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जया मुस्कुराई। हाँ, इसने हमें यह भी सिखाया कि रिश्ते सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि आंसुओं में भी मजबूत होते हैं। अशोक ने कहा, और जब प्यार में भरोसा, त्याग, माफी और इंसानियत जुड़ जाए। जया ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, तो वही प्यार इबादत बन जाता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही प्यार था जो 10 साल पहले था, लेकिन अब वह प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा था, क्योंकि अब उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को चाहना नहीं सीखा था, उन्होंने एक दूसरे को समझना भी सीख लिया था। उस दिन मंदिर की घंटियां देर तक बजती रहीं। एक तरफ विक्रम की याद थी, दूसरी तरफ उसके बच्चों का उज्जवल भविष्य। एक तरफ बीते हुए दर्द थे, दूसरी तरफ नई जिंदगी की मुस्कान। और अशोक जया के रिश्ते में अब वह विश्वास था जिसे कोई अफवाह, कोई गलतफहमी और कोई तूफान कभी नहीं तोड़ सकता था। जया ने अशोक के कंधे पर सिर रख दिया। अशोक ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों मुस्कुराए, क्योंकि आखिरकार उनकी कहानी ने उन्हें यह सिखा दिया था कि सच्चा प्यार वह नहीं जो कभी टूटे नहीं, सच्चा प्यार वह है जो टूटने के बाद भी एक दूसरे को फिर से जोड़ दे। और जब उस प्यार में विश्वास, त्याग, क्षमा और इंसानियत शामिल हो जाए तो वह प्यार सिर्फ प्यार नहीं रहता, वह इबादत बन जाता है।